आज के इस डीप डाइव में ना हमारा मिशन एक ऐसे सवाल का जवाब खोजना है जो मुझे लगता है कि हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो घूमता ही है। बिल्कुल। और वो सवाल इतना आम है कि हर जगह बस यही चर्चा होती है। हाँ, एकदम। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मशहूर रियल एस्टेट सलाहकार गौतम ठाकुर के नोट्स हैं। इनका नाम है द स्ट्रेटेजिक पल्स ऑफ रियल एस्टेट टाइमिंग। बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं ये। है ना। और इन नोट्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो उस एक सवाल को सुलझाना है जो चाहे आप ऑफिस की कैंटीन में हो या दोस्तों के साथ किसी वीकेंड पार्टी में हो या फिर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हर जगह बस एक ही बात गूंजती रहती है कि क्या प्रॉपर्टी खरीदने का ये सही वक्त है? बिल्कुल, यही वो सवाल है। लेकिन इन नोट्स की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ही ना इस पूरी धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ये को इतना अलग बनाती है। उनके हिसाब से ये सवाल जिस पर लोग अपना इतना सारा समय, अपनी ऊर्जा और रातों की नींद बर्बाद करते हैं, वो सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब पूरी दुनिया जिस सवाल के पीछे भाग रही है, आप कह रहे हैं कि वो सवाल ही गलत है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमें उस मानसिकता को देखना होगा जो इस सवाल के पीछे है। तो चलिए ना इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मैं जब ये नोट्स पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक तुलना आई। गौतम ठाकुर के इस नजरिए को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। अच्छा, रेलवे स्टेशन। हाँ, हर तरफ बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा शोर है। और उस स्टेशन से एक ट्रेन गुजर रही है जो बस लगातार चल रही है। बिना रुके। बिल्कुल। कभी वो थोड़ी तेज हो जाती है तो कभी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से कभी नहीं रुकती। और प्लेटफॉर्म पर जो लोग खड़े हैं ना, वो बस इसी बहस में उलझे हैं कि इस चलती ही ट्रेन पर छलांग लगाने का सबसे सटीक, सबसे परफेक्ट सेकंड कौन सा होगा। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो रियल एस्टेट बाजार को लेकर लोगों के मन में घर कर गई है। मतलब हर कोई उस एक जादुई पल की तलाश में है। हाँ बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अगर एक सेकंड की भी चूक हो गई ना, तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी या उनका सफर हमेशा के लिए छूट जाएगा। इंसान के स्वभाव में ही है कि वो अनिश्चितता से नफरत करता है। ये तो है। हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल में हो। वही बात है। लोग मार्केट की टाइमिंग इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका जोखिम, उनका रिस्क एकदम शून्य हो जाएगा और उनका कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। मतलब ये पूरी जो कवायद है वो उस कंट्रोल को पाने की है जो असल में किसी के पास है ही नहीं। एकदम सही कहा आपने। हमने हमेशा से तो यही सुना है ना कि मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना, नीचे खरीदो और ऊपर बेचो। हाँ, बाय लो सेल हाई। हाँ, वही। लेकिन ये नोट्स बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो परफेक्ट टाइमिंग का विचार है, ये असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक जाल है। और लोग इस जाल में फंसते क्यों हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसे इस तरह से देखिए, कोई भी व्यक्ति जब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करता है, तो वो असल में उन मैक्रो इकोनॉमिक कारकों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहा होता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल है ही नहीं। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी और रिजर्व बैंक की ब्याज दरें, ये सब। बिल्कुल। सरकार की नीतियां क्या होंगी, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, ये सब चीजें मिलकर मार्केट को चलाती हैं। ठाकुर अपने नोट्स में याद दिलाते हैं कि मार्केट हमेशा बदलता रहेगा। कीमतें कभी ऊपर जाएंगी और कभी-कभी धीमी भी पड़ जाएंगी। हाँ, रियल एस्टेट में टाइमिंग खोजना ना, वो ऐसा है जैसे किसी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश करना। आप नहीं जानते कि वो और कितना नीचे गिरेगा और आपके हाथ को कितना काटेगा। अरे बाप रे, ये गिरते हुए चाकू वाली बात बहुत सटीक है और डरावनी भी है। मुझे ये बात उस ट्रेन वाले उदाहरण से भी जुड़ती हुई लग रही है। वो कैसे? मतलब मार्केट की टाइमिंग का इंतजार करना ऐसा है जैसे किसी चलती हुई ट्रेन के धीमे होने का इंतजार करना। जबकि अगर हम लॉजिक की बात करें तो असल सवाल ये होना चाहिए कि भाई क्या हमारे पास टिकट है भी या नहीं। हाँ बिल्कुल, टिकट है या नहीं। क्या हमारी सफर की तैयारी पूरी है? क्या हमने अपना सामान पैक कर लिया है? मतलब अगर हाथ में टिकट ही नहीं है तो ट्रेन के धीमे होने या तेज होने से हमें क्या ही फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। जब लोग बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं ना, तो वो इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल वित्तीय स्थिति क्या है। मतलब उनकी खुद की पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है। हाँ ये सही समय का इंतजार ना एक मनोवैज्ञानिक जाल बन जाता है जो उन्हें कभी फैसला ही नहीं लेने देता।
और अगर वो फैसला लेते भी हैं तो अक्सर घबराहट में गलत समय पर लेते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपना नजरिया बाहर से हटाकर भीतर की तरफ लाना होगा। बिल्कुल। तो अगर ये पूछना कि क्या प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय है, एक गलत सवाल है। तो फिर सही सवाल क्या है? मैंने देखा कि नोट्स में एक तैयारी की चेकलिस्ट या रेडीनेस चेकलिस्ट का जिक्र है। हाँ, ठाकुर के अनुसार सही सवाल यही है कि क्या खरीदार खुद तैयार है। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो इस तैयारी को हम नापेंगे कैसे? उन्होंने इस क्या कोई तैयार है वाले सवाल को 3 बहुत ही स्पष्ट और मजबूत पैमानों में बांटा है। ये 3 स्तंभ हैं जो किसी भी रियल एस्टेट फैसले की ठोस नींव बनाते हैं। अच्छा, वो 3 स्तंभ कौन से हैं? स्तंभ स्थिर है। दूसरा, क्या प्रॉपर्टी खरीदने का जो कारण है या जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। पर्पस क्लियर होना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या बिना किसी तनाव के, बिना किसी स्ट्रेस के ईएमआई चुकाई जा सकती है। मैं इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा गहराई में जाना चाहूंगी और आपको थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। चलिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल। राहुल के पास एक बहुत अच्छी नौकरी है, उसकी इनकम एकदम स्टेबल है। ठीक है। उसे पता है कि उसे अपने रहने के लिए घर चाहिए, तो उसका उद्देश्य भी एकदम स्पष्ट है और उसकी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपनी ईएमआई भी आराम से दे सकता है। तो चेकलिस्ट के हिसाब से वो तैयार है। हाँ, लेकिन अगर उसने आज घर खरीदा और अगले ही महीने मार्केट क्रैश हो गया, मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत 20% गिर गई। अच्छा, तो क्या सच में केवल इन 3 पैमानों पर खरा उतरने से राहुल के मन से मार्केट के गिरने का डर खत्म हो जाता है? क्या वो कागज पर हुए इस नुकसान को देख के परेशान नहीं होगा? रातों की नींद नहीं उड़ेगी उसकी? ये एक बहुत ही बेहतरीन और व्यावहारिक परिदृश्य रखा है आपने सामने, और यहीं पर हमें वित्तीय समझ की जो कार्यप्रणाली है उसके मैकेनिज्म को समझना होगा। वो कैसे काम करता है? देखिए, अगर राहुल ने उन 3 सवालों का जवाब हाँ में दिया है ना, तो बाहरी मार्केट की टाइमिंग का उसके लिए कोई व्यावहारिक महत्व रह नहीं जाता। ऐसा क्यों? नुकसान तो 20% का दिख ही रहा है ना। क्योंकि रियल एस्टेट कोई शेयर बाजार की डे ट्रेडिंग थोड़ी ना है कि आज सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया। अच्छा, मतलब आप उस रियलाइज्ड लॉस और पेपर लॉस के अंतर की बात कर रहे हैं। एकदम सही पकड़े आप। अगर राहुल ने खुद के रहने के लिए घर लिया है, जो कि उसका स्पष्ट उद्देश्य था, और वो अपनी ईएमआई बिना किसी तनाव के दे पा रहा है, तो मार्केट की कीमत चाहे 20% गिरे या 20% बढ़े, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। बात तो सही है। उसे बैंक को जो ईएमआई देनी है वो तो वैसी ही रहेगी, उसके सिर पर जो छत है वो वैसी ही रहेगी, उसे उस घर से जो उपयोगिता या यूटिलिटी मिल रही है उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी ना। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब कागज पर जो नुकसान दिख रहा है वो असल जिंदगी में तब तक नुकसान है ही नहीं जब तक कोई उसे तुरंत बेचने ना जाए। बिल्कुल। और चूंकि राहुल ने लंबी अवधि के लिए खरीदा है, उसे तुरंत तो बेचना ही नहीं है। यही वो तंत्र है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। जब नींव इतनी मजबूत होती है ना, तो मार्केट के ये छोटे मोटे अल्पकालिक उतार चढ़ाव सिर्फ कागजी आंकड़े बन के रह जाते हैं। ये बात तो है। और इसमें एक और बात है, जब ठाकुर तनाव के बिना ईएमआई चुकाने की बात करते हैं, तो इसमें वो जो बिना तनाव या स्ट्रेस फ्री शब्द है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर? इसे थोड़ा और समझाइए ना। देखिए, अक्सर क्या होता है कि लोग अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा बड़ी ईएमआई बांध लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। वो सोचते हैं कि चलो आज थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कल तो सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। मतलब वो फ्यूचर की हवाई इनकम पर आज की देनदारी खड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल, वो भविष्य की अनिश्चित आय पर आज की निश्चित देनदारी खड़ी कर लेते हैं, और यहीं पर उनकी तैयारी कमजोर पड़ जाती है। फिर तो स्ट्रेस होना लाजमी है। हाँ, अगर ईएमआई का बोझ किसी की रातों की नींद उड़ा रहा है, अगर किसी एक महीने की सैलरी रुकने से डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो जाता है ना, तो फिर मार्केट चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो एक बुरा फैसला ही साबित होगा। तनाव मुक्त ईएमआई का मतलब है कि आपके पास एक आपातकालीन फंड यानी इमरजेंसी फंड भी है, और आपकी जो जीवन शैली है वो उस ईएमआई के कटने के बाद भी सुचारू रूप से चल रही है। आपको हर दिन सोचना नहीं पड़ रहा कि खर्चा कैसे चलेगा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वित्तीय स्थिरता ही वो असली ढाल है जो किसी को भी मार्केट के इन झटकों से बचाती है। एकदम सही। ये बात लॉजिक की कसौटी पर तो बिल्कुल खरी उतरती है। लेकिन अगर ये गणित इतना सीधा है, अगर ये फॉर्मूला इतना पारदर्शी है, तो इतने समझदार, पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से स्थिर लोग भी रियल एस्टेट में इतने खराब फैसले क्यों लेते हैं? और यहीं पर हम इंसान के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं। इसका एक शब्द में जवाब है दबाव, प्रेशर। अच्छा, प्रेशर। हाँ,
ठाकुर के नोट्स में इन्वेस्टिंग बनाम रिएक्टिंग नाम से एक पूरा हिस्सा है जो ये बताता है कि जब लॉजिक पीछे छूट जाता है ना, तो भावनाएं या इमोशंस कैसे फैसले लेते हैं। मतलब हम उस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जो समाज का दबाव होता है ना, जब हर पारिवारिक समारोह में कोई ना कोई रिश्तेदार पूछ ही लेता है कि अरे अपना घर कब ले रहे हो, शर्मा जी के बेटे ने तो ले लिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है। तो इंसान उस रेडीनेस चेकलिस्ट को भूलकर बस जल्दबाजी में कुछ भी खरीद लेना चाहता है। ये सामाजिक दबाव ना बहुत वास्तविक और बहुत शक्तिशाली होता है। जब कोई देखता है कि उसके सहकर्मी, उसके दोस्त या रिश्तेदार घर खरीद रहे हैं, तो उसके अवचेतन मन में एक अलार्म बजने लगता है। एक रेस सी शुरू हो जाती है दिमाग में। हाँ, इंसान को लगने लगता है कि कहीं वो पीछे तो नहीं छूट रहा, कहीं ये संपत्ति बनाने का आखिरी मौका तो नहीं था जो उसके हाथ से निकल जाएगा। और ये भावना आज के सोशल मीडिया के युग में तो और भी ज्यादा बढ़ गई है, जहां आप इंस्टाग्राम खोलो और हर कोई अपनी नई घर की चाबियों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहा होता है, #NewHome। बिल्कुल। और नोट्स में जो सबसे गहरी बात कही गई है वो ये है कि अगर कोई सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी खरीद रहा है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग खरीद रहे हैं, तो वो निवेश यानी इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या कर रहा है? वो एक प्रतिक्रिया दे रहा है। ही इज जस्ट रिएक्टिंग। इन्वेस्टिंग बनाम रिएक्टिंग, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो जब कोई इस तरह रिएक्शन में आकर खरीदता है, तो असल में जमीन पर क्या गलतियां होती हैं? बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। जब फैसले छूट जाने के डर के तहत लिए जाते हैं ना, तो लोग अपनी उस बुनियादी चेकलिस्ट को किनारे रख देते हैं। वो जो 3 स्तंभ आपने बताए थे। हाँ, वो अक्सर ओवर प्राइस पर चीजें खरीद लेते हैं, यानी बहुत महंगी, या फिर किसी ऐसी लोकेशन पर खरीद लेते हैं जो उनके काम या जीवन शैली से मीलों दूर है। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कह दिया कि वहां का मार्केट हॉट है। बिल्कुल। या फिर वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा लोन ले लेते हैं बैंक से। उन्हें समझना चाहिए कि रियल एस्टेट कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये आज खरीदकर कल मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि रियल एस्टेट एक गिरता हुआ चाकू पकड़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक पेड़ लगाने जैसा होना चाहिए। एकदम सही तुलना की आपने। जब आप एक पेड़ लगाते हैं, तो क्या आप उसे रोज उखाड़ कर देखते हैं कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बेवकूफी होगी। आप उसे खाद देते हैं, पानी देते हैं, और सबसे जरूरी चीज, उसे समय देते हैं। रियल एस्टेट भी होल्ड करने, समय के साथ बढ़ने और संपत्ति बनाने का एक धीमा लेकिन बहुत ही ठोस तरीका है। मतलब इसमें धैर्य चाहिए। हाँ, जल्दबाजी और ये जो प्रतिक्रिया है ना, ये इस पूरे खेल की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो फैसले घबराहट या होड़ में लिए जाते हैं, वो अक्सर लंबी अवधि में भारी वित्तीय और मानसिक पछतावे का कारण बनते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस रिएक्शन और फोमो के जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है बेसिक्स पर वापस जाना। मतलब अगर रियल एस्टेट में सफलता सिर्फ सही समय पर सही जगह होने से नहीं मिलती और भेड़ चाल में चलने से भी नहीं मिलती, तो असली सफलता का फॉर्मूला क्या है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा क्या अलग करता है जो बाकी नहीं करते? यहीं पर हमें उन चीजों पर लौटना होता है जो मार्केट के हर चक्र में अचल रहती हैं, यानी फंडामेंटल्स, बुनियादी उसूल। तो स्मार्ट इन्वेस्टर लहरों का पीछा नहीं करते? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट निवेशक कभी भी मार्केट के पीछे भागते हुए नहीं दिखते। इसके बजाय वो 3 बहुत ही ठोस चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? सही लोकेशन, सही कीमत और सही उद्देश्य। राइट लोकेशन, राइट प्राइस और राइट पर्पस। पता है, नोट्स में यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लाइन है जिसने मुझे पढ़ने के दौरान एक बड़ा आहा मोमेंट दिया था। अच्छा, कौन सी लाइन? गौतम ठाकुर लिखते हैं कि परफेक्ट मार्केट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सही डील की जरूरत है। अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो ये एक विचार ना पूरी रणनीति को ही पलट कर रख देता है। ये विचार सच में बहुत मुक्तिदायक है, लिबरेटिंग है। एकदम। आइए इसे एक परिदृश्य से समझते हैं। हाँ, एक उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। जब कोई परफेक्ट मार्केट की तलाश कर रहा होता है ना, तो वो किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा होता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। क्योंकि वो पूरे सिस्टम को टाइम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो एक पूरी अर्थव्यवस्था के अपने हिसाब से चलने की उम्मीद कर रहा होता है, जो कि असंभव है। बिल्कुल असंभव है। लेकिन जब कोई एक सही डील की तलाश करता है, तो उसका पूरा ध्यान उसे एक विशेष संपत्ति, उस विशेष विक्रेता और अपनी खुद की जरूरत पर आ जाता है। फोकस शिफ्ट हो जाता है। हाँ, इसे इस तरह से सोचिए। मान लीजिए मार्केट बहुत बुरा चल रहा है, कीमतें एकदम गिरी हुई हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है, लोग डरे हुए हैं। एक नजरिए से देखें तो ये बहुत खराब समय है खरीदने का। हाँ, कोई भी डर जाएगा ऐसे में। लेकिन उसी दौरान आपको एक ऐसा विक्रेता मिल जाता है जिसे नौकरी के चक्कर में तुरंत शहर छोड़ना है, और वो अपनी अच्छी खासी प्रॉपर्टी 15% डिस्काउंट पर देने को तैयार है। अरे वाह! और वो जगह आपके ऑफिस के पास भी है और आपके बजट में भी बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो ये एक बहुत ही खराब और गिरते हुए मार्केट में भी एक बेहतरीन डील बन गई। बिल्कुल। और अब इसके विपरीत सोचिए,
मार्केट में बहुत भारी उछाल है जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं। हर कोई बस खरीद ही रहा है। हाँ, इस परफेक्ट और हॉट मार्केट में कोई व्यक्ति फोमो में आकर शहर के एकदम बाहरी इलाके में एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लेता है जहां न कोई सड़क है, न पानी का बुनियादी ढांचा, और कीमत भी 30% प्रीमियम पर दे देता है। मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे रेस में शामिल होना था। तो एक बहुत ही अच्छे मार्केट में उसने एक बहुत ही खराब डील कर ली। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। शुक्रिया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि फोकस मैक्रो पर नहीं बल्कि माइक्रो पर होना चाहिए। बड़े बाजार को देखने के बजाय अपने सामने की डील को देखना चाहिए। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। किसी को पूरे शहर या देश का रियल एस्टेट ग्राफ देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि क्या ये विशिष्ट प्रॉपर्टी उसकी अपनी चेकलिस्ट पर टिक कर रही है। वो जो 3 स्तंभ वाली चेकलिस्ट थी। हाँ, क्या इसकी लोकेशन, उसकी जीवन शैली या किराएदार खींचने की क्षमता के लिए सही है? क्या इसकी कीमत उसकी वित्तीय क्षमता यानी वही बिना तनाव वाली ईएमआई के दायरे में है? और क्या इसका उद्देश्य उसके लंबे अवधि के लक्ष्यों से मेल खाता है? बिल्कुल। मतलब अंततः बात वहीं आकर रुकती है कि प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा एक रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक फैसला होना चाहिए, न कि भावनात्मक या इमोशनल। एकदम सही। जब फैसले फोमो में आकर या मार्केट ऊपर जा रहा है जल्दी खरीद लो ये सोच कर लिए जाते हैं तो वो भावनात्मक होते हैं, और भावनाएं वित्तीय मामलों में कभी भी अच्छी सलाहकार नहीं होती। कभी नहीं। लेकिन जब फैसले आय, ईएमआई क्षमता, लोकेशन, कीमत और उद्देश्य का आकलन करके लिए जाते हैं तो वो रणनीतिक होते हैं। और यही वो रणनीतिक फैसला है जो किसी के भी पूरे वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करता है। जब आपका गणित सही होता है और भावनाएं आपके नियंत्रण में होती हैं, तो मार्केट के ये उतार चढ़ाव चिंता का विषय नहीं रह जाते। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। बिल्कुल। हमने ये समझा कि परफेक्ट टाइमिंग का विचार सिर्फ एक धोखा है जो हमें लगातार बस इंतजार करवाता रहता है। ये उस ट्रेन के धीमे होने का इंतजार करने जैसा है जो कभी नहीं रुकेगी। हाँ। बाहरी दुनिया के बजाय हमने जाना कि सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं, और इसके लिए एक स्थिर आय और तनाव मुक्त ईएमआई का होना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे ये फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों को निवेश करने के बजाय सिर्फ प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देता है, जिससे लोग बहुत खराब सौदे कर बैठते हैं। बिल्कुल सही। अंततः असली सफलता उस असंभव परफेक्ट मार्केट का इंतजार करने में नहीं है, बल्कि सही लोकेशन, सही कीमत और सही उद्देश्य के साथ एक सही डील खोजने में है। ये सच में एक ऐसा नजरिया है जो किसी को भी एक औसत खरीदार से एक स्मार्ट निवेशक बना सकता है। लेकिन आपको पता है, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता है। अच्छा। नोट्स के अंत में गौतम ठाकुर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इशारा किया है, जो इस तार्किक सफर का अगला कदम होना चाहिए। अरे हाँ, वो टीजर जो उन्होंने एकदम आखिर में छोड़ा है। सही याद है आपको। उनका मानना है कि आगे ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और सेल्फ यूज प्रॉपर्टी यानी निवेश के लिए ली गई प्रॉपर्टी और खुद के रहने के लिए ली गई प्रॉपर्टी के बीच क्या अंतर होता है। ये तो लोग बहुत बार मिक्स कर देते हैं। अक्सर लोग इन दोनों को मिला देते हैं। वो एक ही घर से बहुत अच्छे रिटर्न की भी उम्मीद करते हैं और सारी सुख सुविधाओं की भी। मतलब एक ही तीर से दो शिकार। हाँ, जो कि बहुत मुश्किल है। ठाकुर के अनुसार यही लोग सबसे महंगी गलतियां करते हैं। ये स्पष्टता कि प्रॉपर्टी रहने के लिए है या पैसे बनाने के लिए किसी भी रियल एस्टेट रणनीति की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है। वाह, वो तो अपने आप में एक अलग और बहुत ही गहरी चर्चा का विषय है जिसे हम भविष्य में कभी जरूर खंगालेंगे। बिल्कुल, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आज की इस चर्चा को हम उसी स्टेशन पर वापस ले जाकर खत्म करते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने देखा कि कैसे वो ट्रेन लगातार चल रही है और लोग सही सेकंड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार जो मेरे मन में बहुत गहराई से बैठ गया है और मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता भी इस पर विचार करें। वो क्या है? अगर रियल एस्टेट में परफेक्ट टाइमिंग सच में सिर्फ एक भ्रम है, तो क्या ये संभव है कि संपत्ति बनाने की, वेल्थ क्रिएट करने की असली ताकत और जादू बाजार के उन जटिल रुझानों में नहीं, बल्कि हमारे अपने व्यक्तिगत वित्तीय अनुशासन और धैर्य में छिपा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। शायद वो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन हमें ये नहीं बता रही कि कब चढ़ना है, बल्कि वो शांति से ये पूछ रही है कि क्या हम सफर के लिए वाकई तैयार हैं और क्या हमारे पास सही टिकट है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।